देखिए स्टूडेंट, आज सिक्योर 80/80 सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को 5 नंबर सेगमेंट से लिया गया है। मतलब ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 5 नंबर में पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 resistors which have resistances R1, R2 and R3 respectively। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें 3 ठो रजिस्टर है। पहले का रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड रजिस्टर का रेजिस्टेंस R2 है और थर्ड रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। These resistors are connected in parallel। ये जो तीनों ही रजिस्टर है, ये तीनों ही रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है। आगे बोलता है इसके बाद ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जब इन तीनों ही रजिस्टर को किसमें लगाया जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाएगा। तो पहले लिखना पड़ेगा आपको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए आपका फर्स्ट रजिस्टर है, ये मान लीजिए आपका सेकंड रजिस्टर है और ये मान लीजिए आपका थर्ड रजिस्टर है। दिस इज फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज सेकंड रजिस्टर एंड दिस इज थर्ड रजिस्टर। मान लीजिए हम ऐसा कनेक्शन करते हैं कि जो तीनों ही रजिस्टर है, ये तीनों ही रजिस्टर का जो एक किनारा है इसको एक जगह पर लाके कनेक्ट कर दिए और ये तीनों ही रजिस्टर का जो सेकंड किनारा है, ये तीनों का जो सेकंड किनारा है, इन तीनों का सेकंड किनारा को एक जगह पर कनेक्ट कर दिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स बोलेंगे। वही देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि when the number of registers are connected in such a manner that all the first end are at one point and all the second end are at another point, then such combination is called parallel combination। जब हम रजिस्टर्स को ऐसा कनेक्ट करेंगे कि तीनों ही जो रजिस्टर रहेगा या जितना भी रजिस्टर रहेगा, सबका जो एक किनारा है वो एक जगह पर जाके कनेक्ट हो जाएगा और सबका जो सेकंड किनारा है वो एक दूसरे जगह पर जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे ये जो हम डायग्राम बना के दिखाए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, इसमें क्या हो रहा है, आपके पास 3 रजिस्टर है। पहला जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R2 है और थर्ड जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। देखिए R1 का जो एक किनारा है यहां पर कनेक्ट हुआ है, R2 का भी एक किनारा यहां पर कनेक्ट हुआ है, R3 का भी एक किनारा यहां पर कनेक्ट हुआ है। जो इस सब का सेकंड किनारा है, जो इस सब का सेकंड एंड है, जैसे R1 का सेकंड एंड यहां कनेक्ट हुआ है, R2 का सेकंड एंड यहां कनेक्ट हुआ है, R3 का भी सेकंड एंड यहीं पर कनेक्ट हुआ है। तो ये तीनों रजिस्टर किसमें कनेक्टेड है, आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वही आपको डेफिनेशन लिखना है कि जब आपका तीनों रजिस्टर का एक किनारा एक जगह पर कनेक्टेड हो जाए और उसका सबका दूसरा किनारा सेकंड जो एंड होगा वो एक दूसरा पॉइंट पे कनेक्टेड हो जाए, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स बोलेंगे। ठीक है, यही डेफिनेशन आपको लिखना है। when the number of registers are connected in such a manner that all the first end are at one point and all the second end are at another point, then such combination is called क्या, parallel combination। उसके बाद सर्किट डायग्राम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से एग्जाम में बनाना है। ऐसा लिखिएगा, सर्किट डायग्राम यहां बना दीजिएगा। अब देखिए सर्किट डायग्राम में क्या हो रहा है थोड़ा पहले समझ लेते हैं। तो ये तो आपको समझा दिया, तीनों किसमें है, पैरेलल में लगाया गया है। एक बैटरी दिया गया है ताकि सर्किट में करंट फ्लो करे, तो यहां से आई करंट निकलेगा और यहां से फिर घूम फिर के आई करंट आ जाएगा। एक की भी लगाया गया सर्किट में ताकि हम जब चाहे स्विच को ऑन कर सके और स्विच को ऑफ कर सके। अब एक मेन चीज समझना है, अब लोग को पहले भी समझाए थे कि जब भी रजिस्टर, ध्यान से सुनिए, जब भी रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है तो सभी रजिस्टर जो है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड रहता है। जो बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस R1 का भी होगा, वही R2 के किनारे के बीच में भी होगा, वही R3 के किनारे के बीच में भी होगा। लेकिन जो सभी रजिस्टर से जो करंट फ्लो करेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सेम करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो R1 से जो करंट जाएगा वो आपका I1 है, R2 से जो करंट जाएगा वो आपका I2 है और R3 से जो करंट पास करेगा उस करंट का नाम क्या है, I3 है। वही देखिए नीचे यहां पर लिखा है, लैंग्वेज में लिखना है ऐसे आपको, लेट 3 registers of resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel। 3 रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है और तीनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, such that all the registers having the same potential difference। तीनों ही रजिस्टर का सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो बैटरी के बराबर होगा।
बट डिफरेंट करंट। लेकिन R1 रेजिस्टेंस से I1 करंट जाएगा, R2 रेजिस्टेंस से I2 करंट जाएगा और R3 रेजिस्टेंस से I3 करंट जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में जब भी रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड रहता है तो सभी रजिस्टर में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन सभी रेजिस्टेंस से जो पास करने वाला करंट है वो अलग अलग होता है। जैसे R1 से I1 जा रहा है, R2 से I2 जा रहा है और R3 से I3 करंट पास कर रहा है, वो यहां पर लिखा हुआ है। तो नीचे इसको लिख भी दीजिए कि लेट I1, I2 and I3 be the amount of current passing through the resistor having resistances R1, R2 and R3। इसका मतलब क्या है, R1 रेजिस्टेंस से जो करंट पास कर रहा है वो आपका I1 है, R2 रेजिस्टर से जो करंट पास कर रहा है वो I2 है और R3 से जो करंट पास कर रहा है वो क्या है, I3 है, वो यहां लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या मानते हैं कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सर्किट लगाया गया है इसका टोटल करंट कितना है पूरा सर्किट का, कैपिटल I। देखिए कैपिटल आई यहां से आ रहा है, फिर लास्ट में कैपिटल आई ही इसके पास जा रहा है। तो ये देखिए नीचे लिखे हैं इसके बाद लेट आई बी द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस कॉम्बिनेशन। अब देखिए अगर आई ये टोटल करंट होगा तो ये जो टोटल करंट आपका होगा वो किसके बराबर होगा, ना तीनों इंडिविजुअल करंट का सम के बराबर होगा, क्योंकि इसी टोटल करंट से आपका I1 भी हो रहा है, I2 भी हो रहा है और I3 भी हो रहा है। वही नीचे लिखना है इसके बाद द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट्स through each branch of the combination, that is या then we can write क्या लिख सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I क्या है, सर्किट से पास करने वाला टोटल करंट, I1 क्या है, R1 रजिस्टर से पास करने वाला करंट, I2 क्या है, R2 से पास करने वाला करंट और I3 क्या है, R3 से पास करने वाला करंट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीनों ही रजिस्टर है इसमें देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 है, करंट का वैल्यू I1 है और पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका क्या है, कैपिटल V है, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। तो I बराबर क्या होगा, V बटे आर। अब यहां देखिए निकाले हैं तो I बराबर क्या होगा, V बटे आर। लेकिन अगर आप पहला रेजिस्टेंस में लगाइएगा तो इसका करंट है I1, इसका रेजिस्टेंस है R1, तो क्या हो जाएगा I1 बराबर V बटे R1। वही आपको निकालना है अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रजिस्टर। ये जो तीनों ही रजिस्टर है इसमें हर एक में से आपको ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो अगर इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, I बराबर V बटे R, लेकिन इसका जो I है वो I1 है और R जो है R1 है, V तो V ही रहेगा, तो क्या होगा I1 बराबर V बटे R1। अगर हम सेकंड रजिस्टर में ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, I2 बराबर V बटे R2 और अगर हम थर्ड रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, I3 बराबर V बटे R3 हो जाएगा। क्या V का जगह V1 V2 V3 होगा, आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों रजिस्टर है ये किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टेंस करेक्ट रहेगा सब में से सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सबका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहेगा। तो V का जगह V1 V2 V3 नहीं होगा, लेकिन I के जगह I1 I2 I3 होगा और R का जगह R1 R2 R3 होगा। तो अगर हम फर्स्ट रजिस्टर में ओम्स लॉ लगाएंगे तो I1 बराबर V बटे R1, सेकंड में लगाएंगे तो I2 बराबर V बटे R2 और अगर थर्ड में लगाएंगे तो क्या होगा, I3 बराबर V बटे R3। अब करना क्या है, ये जो तीनों वैल्यू है I1 का, I2 का, I3 का, इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन 1 जो लिखे हैं इसमें I1 के जगह I2 के जगह I3 के जगह पुट कर देंगे। तो वही देखिए पुट किए हैं, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी कैन राइट, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 का एलएचएस में जो I है ये I ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो I1 है उसके जगह रख देंगे V बटे R1, यहाँ जो I2 है उसके जगह रख देंगे V बटे R2 और यहाँ जो I3 है इसके जगह क्या रख देंगे, V बटे R3 रख देंगे। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब सुनिए, आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, पूरे जब तीनों को लगाएंगे किसमें, पैरेलल में, तो मान लेते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है या जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरा सर्किट का, जब तीनों रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्टेड किया गया है उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको नाम देते हैं क्या, आरपी। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस एंड पी स्टैंड्स फॉर पैरेलल, वही लिखे हैं, लेट आरपी बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। मान लिए हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या है, आरपी है, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस आरपी मान लिए। ठीक, अब टोटल करंट क्या है, टोटल करंट है आपका I, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो है आपका V। तो अगर हम पूरा सर्किट में ओम्स लॉ लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, पूरा सर्किट का टोटल करंट I हो गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, टोटल रेजिस्टेंस RP हो गया।
तो क्या होगा I बराबर V बटे R होता है, तो क्या होगा I बराबर V बटे RP। वही लिखे हैं अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स वी कैन राइट। अगर हम पूरा सर्किट में ओम्स लॉ लगा देंगे तो क्या होगा, पूरा सर्किट का टोटल करंट I जो होगा वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बटे टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, मतलब I बराबर V बटे RP। और ये जो पूरा सर्किट के लिए हम लोग लगाए हैं I का जो वैल्यू निकाले हैं, इस I को इस I में पुट कर देंगे, क्योंकि ये भी तो टोटल करंट है जो सर्किट से फ्लो कर रहा है। मतलब इक्वेशन 2 में LHS साइड में जो I है जिसका वैल्यू हम लोग यहां निकाल चुके हैं V बटे RP, उसको यहां रख देंगे। वही नीचे लिखे हैं पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2 वी गेट। अगर ये I का वैल्यू जो V बटे RP है यहां डाल देंगे तो क्या होगा, यहां हो जाएगा V बटे RP बराबर ये RHS में जो था उसको एज इट इज लिख दिए। अब करना क्या है सुनिए, बहुत ही छोटा सा बाकी है, इसका मैक्सिमम तो हो चुका है। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड में से, चूंकि तीनों का ही ऊपर में, तीनों का ही न्यूमरेटर में आपका V है, तो राइट हैंड साइड में से V को कॉमन लीजिएगा। तो ये देखिए अगला जो स्टेप है उसमें लिखे हैं राइट हैंड साइड में से V को कॉमन निकाले, तो यहां बचा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, और यहां पर क्या बचा है, यहां बचा है V बटे RP। ये जो V कॉमन आया वो ये वाला V से क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। वो लिखे हैं दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो जब आप रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्टेड कीजिएगा तो क्या होगा, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जब तीन रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, जब भी आएगा पहले इसको डिफाइन कर दीजिएगा, उसके बाद सर्किट डायग्राम बना के थोड़ा लिख दीजिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा कि जो टोटल करंट है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। उसके बाद हर एक ब्रांच में हर एक जो रजिस्टर है उसमें ओम्स लॉ लगाइएगा, तो यहां से आ जाएगा I1 V बटे R1, I2 V बटे R2, I3 V बटे R3, तीनों को यहां पुट कर दीजिएगा तो क्या होगा, I बराबर ही पूरा आ जाएगा। उसके बाद पूरा सर्किट का बात कीजिएगा कि पूरा सर्किट में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए RP है, टोटल करंट है I है, टोटल पोटेंशियल कितना है V है, तो क्या होगा I बराबर V बटे RP। इस I के वैल्यू को यहां पुट कर दीजिएगा, RHS साइड से V को कॉमन निकालिएगा, वो V से V कट जाएगा LHS RHS का, तो जो बचेगा वही आपका क्या आ जाएगा, वही आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जब आप तीन रेजिस्टेंस को किसमें लगाइएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझ के अच्छे से बनाइएगा। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है देखिए वो क्या है, ये आपका लाइट चैप्टर से लिया गया है, फिजिक्स का चैप्टर है ये भी, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है, नेम द टाइप ऑफ मिरर व्हिच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये जो 3 आपका सिचुएशन दिया है इसमें कौन सा मिरर को आप यूज करना चाहिएगा और क्यों करना चाहिएगा। नीचे लिखा है सपोर्ट योर आंसर विद द रीजन। पहला जो ए नंबर है, हेडलाइट्स ऑफ ए कार, कार का हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज कीजिएगा। तो देखिए आपको मालूम होगा कि कार का हेडलाइट में हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं जी, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ ए कार। क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू गेट ए पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, ताकि हमको एक पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मिले और हम रास्ता को अच्छा से देख के अपना कार को अच्छा से ड्राइव कर सके। इसीलिए कार का जो हेडलाइट होता है या बाइक का जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव मिरर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो इसका सेकंड है बी नंबर कि साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। साइड या रियर व्यू का मतलब क्या है, जो पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है उसको देखने के लिए कार का बाइक का जो साइड मिरर होता है उसको उसमें कौन सा मिरर आपका लगा रहता है, वही पूछा है, कनकेव मिरर की कन्वेक्स मिरर। तो आंसर है क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। क्यों कन्वेक्स मिरर लगा रहता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का कुछ इंपॉर्टेंट खासियत है। पहला खासियत क्या है कि वो जो भी इमेज बनाएगा हमेशा सीधा बनाएगा, हमेशा वर्चुअल बनाएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनाएगा। ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी रखा रहे वो इमेज कभी भी उल्टा बनाएगा, आंसर है नहीं बनाएगा, हमेशा सीधा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा और ऑब्जेक्ट से छोटा बनाएगा। तो हम लोग उसको देख के अपना प्रॉपर ड्राइविंग कर सकते हैं। ठीक है, इससे ड्राइवर को सुविधा होता है ड्राइविंग करने के लिए। इसीलिए आपका साइड मिरर के रूप में या रियर व्यू मिरर के रूप में कौन सा मिरर का यूज होता है, कन्वेक्स मिरर का। वही लिखा गया है कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर और साइड व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। वो सीधा इमेज दिखाएगा और छोटा इमेज दिखाएगा। ऑल्सो दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। आप लोग को मालूम होगा कि जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ऐसा करके
सके। तो ये चूंकि बाहर की ओर कर्व रहता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा बड़ा रहता है, इसीलिए क्या होता है, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बड़ा होता है। मतलब बड़ा सा जगह का इमेज हम छोटा सा जगह में देख सकते हैं कि पीछे कौन कौन सा गाड़ी आ रहा है, उसको हम आराम से बड़ा सा जगह का इमेज को छोटे जगह में हमको दिखा देता है। और इमेज हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा वर्चुअल बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, किसमें, साइड मिरर के रूप में या रियर व्यू मिरर के रूप में अपना गाड़ी में, ताकि पीछे से कौन सा गाड़ी आ रहा है हम देख सके और अपना सेफ ड्राइविंग कर सके। वही लिखा गया है, कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर और साइड व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ऑल्सो दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। वो बहुत बड़ा जगह का इमेज छोटा सा जगह में दिखा देता है। क्यों, क्योंकि दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स, क्योंकि वो बाहर की ओर ऐसे उभरा हुआ है। देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर उभरा हुआ है, इसीलिए एक बड़ा सा जगह का जो इमेज है वो छोटा सा जगह में हम लोग को आराम से देखने को मिलता है। ये बी नंबर का हो गया। ठीक, अब सी नंबर क्या है, सोलर फर्नेस में। तो सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होगा, सोलर फर्नेस में आपका कनकेव मिरर यूज होता है। ठीक है, वही लिखे हैं, कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन द सोलर फर्नेसेस इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर। मतलब सोलर फर्नेस में सनलाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा करने के लिए हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर में जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो मिरर से टकराएगा, और टकराने के बाद कहां पर सब फोकस होगा, फोकस में, कहां पर कंसंट्रेट होगा, कहां पर सब जमा होगा, आंसर उसका जो फोकस है, उसका जो प्रिंसिपल फोकस है वहीं पर कंसंट्रेट होगा, वहीं पर जमा होगा, तो वहां पर आपका क्या होगा, उसका टेंपरेचर बढ़ जाएगा। तो ये बोला गया है कि कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन द सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेस में कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। क्यों, इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट सनलाइट, ताकि सनलाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट किया जा सके, टू प्रोड्यूस हीट, जिससे कि वहां पर हीट प्रोड्यूस किया जा सके सोलर फर्नेस में। तो सोलर फर्नेस में सनलाइट को एक जगह पर कंसंट्रेट करके हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, आंसर है कनकेव मिरर। तो एकदम याद रखिएगा, हेडलाइट्स ऑफ ए कार में कनकेव मिरर यूज होता है। क्यों यूज होता है, ताकि हम लोग को पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल सके। साइड या रियर व्यू मिरर के रूप में हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर, क्योंकि उससे जो आप लोग को इमेज बनता है वो इमेज आपका सीधा होगा, वो इमेज आपका छोटा होगा, वो इमेज आपका क्या होगा, वर्चुअल बनेगा। साथ ही साथ इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बड़ा है, मतलब बड़ा सा जगह का इमेज छोटा सा जगह में आपको दिखा देगा। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। और तीसरा क्या है कि जो सोलर फर्नेस में हम लोग को सनलाइट को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए कौन सा मिरर का यूज किया जाता है, कनकेव मिरर का, जिससे कि सनलाइट एक जगह पर कंसंट्रेट होता है और जिससे कि हीट आराम से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसमें, सोलर फर्नेस में। तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन हो गया 3 नंबर के लिए। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये आपका है कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। मतलब कौन चीज जिंदा है, किसमें जीवन है, किसमें जीवन नहीं है, वो क्या देख के हम डिसाइड कर सकते हैं। ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का सेगमेंट में पूछा जा सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में। देखिए बहुत ही सिंपल है कि कौन जिंदा है, कौन जिंदा नहीं है, क्या चीज देख के आप डिसाइड कीजिएगा। तो यहां पर क्या लिखे हैं, वी कैन डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव बाय यूजिंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब कौन किसमें जीवन है उसको कैसे आप बता सकते हैं कि आपका जो लिविंग थिंग्स होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला क्या है कि लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, जो लिविंग थिंग्स है, जैसे प्लांट्स हो गया या एनिमल हो गया, वो अपने आप मूव कर सकते हैं, जबकि जो निर्जीव वस्तु है वो अपने आप मूव नहीं कर सकता है। ये पहला हो गया, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। दूसरा क्या है, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए फूड चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। तीसरा क्या है, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है। ग्रोथ स्पीड से भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, लेकिन उसमें जरूर ग्रोथ होगा एक टाइम के बाद। चौथा क्या है कि लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेज अराउंड देम। मतलब दे आर सेंसिटिव। जितना भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स होता है उसके आसपास में जो चेंज होता है टेम्परेचर का, प्रेशर का, उसके अनुसार उसमें रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। मतलब लिविंग थिंग्स आपका सेंसिटिव होता है। पांचवा क्या है, लिविंग थिंग्स रेस्पायर, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। इसका मतलब क्या है कि लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। वो जो खाना खाते हैं लिविंग थिंग्स, उससे उसका बॉडी में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, जिससे वो अपना सारा काम को करता है। मतलब लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है।
अगला क्या है, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस, मतलब लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखने को मिलता है, उसका यंग बेबी देखने को मिलता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करेगा ये सब, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स बोलेंगे। तो ये है आपका आंसर कि लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो करेगा, लिविंग थिंग्स क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा अपने आसपास की दुनिया में जो चेंज हो रहा है, मतलब वो सेंसिटिव होता है। लिविंग थिंग्स में आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है, वो जो खाना खाते हैं उससे उसका बॉडी में एनर्जी रिलीज होता है। और लास्ट क्या लिखे हैं कि लिविंग थिंग्स जो होगा वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, उसका बेबी भी देखने को मिलेगा कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो ये आपका सिक्योर 80/80 का लेक्चर नंबर 8 है। ये सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से कॉपी में लिखिएगा और इसको अच्छा से आपका बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। जब भी लिखिएगा उसी दिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसको बाद में प्रैक्टिस करने के लिए रख नहीं देना है। ठीक है, फिर इसको यही रखते हैं।